हम्म। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आर एस ओनली। मुकेश जी फैन है ना। और आई नो आज ट्यूसडे है और ये काम अपन मंडे को करते हैं, बट देयर वाज सो मच गोइंग ऑन मंडे, तो ट्यूसडे को कर लेते हैं। आज राजस्थान वीकली करंट अफेयर्स डे कर रहे हैं अपन। टोटल 15 न्यूज हैं। आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू टू प्लीज मेक नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाओ। बस न्यूज हेडिंग क्या है, क्या हुआ था, दैट्स इट। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और दो न्यूज लास्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी की न्यूज है। थोड़ा सा उनके ऊपर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देयर इज अ रीजन आई डोंट कम हियर फॉर रिकॉर्डिंग। मैं आज दूसरी जगह से रिकॉर्ड कर रही हूं और चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो। ठीक है, निम्बेश्वर महादेव कैटल फेयर लगा था सुंदेरव में। सुंदेरव कहां पर है? पाली में। क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आ सकता है। और क्वेश्चन कैसा आता है कि भाई फेयर का नाम दे देंगे, कौन सी डेट के लिए लगाया जाता है, इस फेयर में होता क्या है, ये फेयर कहां हुआ था। ठीक है, डेट्स जनरली नहीं पूछी जाती हैं, बट 13 से 17 फरवरी की डेट है, इजी है, याद रखी जा सकती है। तो आई वुड सजेस्ट की डेट्स भी याद ही कर लो। ठीक है, राइट। तो ये फेयर लगा था, नाम है श्री निम्बेश्वर महादेव कैटल फेयर। 5 दिन का था, 13 फरवरी से फलना रोड, संदेरव, पाली में। और ये आता है गोडवार रीजन के अंडर में। कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड देवस्थान जोराम कुमावत जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। काउ वर्शिपिंग हुई, यहाँ पे रिचुअल्स फॉलो किए गए और फ्लैग होइस्टिंग भी हुई। ये बेस्ट एनिमल्स ये जो हैं, ये काउ की ब्रीड हैं, पुंगनूर, गिर, कंकरेज, थार। ठीक है, और इनके अलावा बहुत सारी क्रॉस ब्रेड यहाँ पर काउस भी डिस्प्ले की गई। डिस्प्ले इज नॉट द राइट वर्ड। टेक्निकली यहाँ पर बाइंग और सेलिंग ऑफ एनिमल्स होती है, एंड दिस इज नॉट फॉर स्लॉटर। बाय द वे मैं पहले बता दूं, भगवान शिव के लिए है, यहाँ पर स्लॉटर नहीं होता है, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, इट्स लाइक अ मार्केट कि देखो मेरे पास में ये है, मेरे पास देसी प्योर ब्रीड की गिर गाय है। ओके, और कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास मिक्स गाय है लेकिन दूध अच्छा देती है, खूब सारा। ठीक है, तो अब ये दोनों बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का भी मार्केट में स्टॉल्स वगैरह होती हैं। एक तरह से मेला होता है, तो मेले में सब कुछ होता है, राइट। फोकस क्या है? कैटल। नाम क्या है? निम्बेश्वर महाराज। और कब से कब हुआ? 13 फरवरी से 17 फरवरी तक। कहां हुआ था? सुंदेरव, पाली में। ये आपका मोटा मोटी अंडरस्टैंडिंग की चीज है, ये ध्यान रखो। ओके, नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट यहाँ पे था। इसके अलावा 12 डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने अपनी अपनी स्टॉल्स लगाई थी पब्लिक सर्विस इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए। और कुछ जगहों पे बाइंग और सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स भी हो रही थी। एक स्पेशल अवेयरनेस काउंटर भी लगाया गया था, जिसमें कि जो लाइव स्टॉक ओनर्स हैं, लाइव स्टॉक किस चीज को कहते हैं? कैटल को। ठीक है, कैटल में सिर्फ आपके बोवाइन्स आती हैं, जैसे गाय, भैंस, बाछी, इसके अलावा जो आपके ऑक्सीजन बुल्स होते हैं वो, और जो भी आपका क्या कहते हैं, बोवाइन्स में आते हैं। लाइव स्टॉक में आपके पास में ऊंट, बकरी, भेड़, ये भी ऐड हो जाते हैं। इतना ही फर्क है, बाकी और कोई खास फर्क नहीं है। और इनके जो कैटल ओनर्स थे जो यहाँ पर आए हुए थे, उनके लिए स्पेशल स्कीम्स जो चल रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस काउंटर भी लगाया गया था। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ये एक स्कीम चल रही है, सेक्स सॉर्टेड सीमन स्कीम, और उसके अलावा जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स आपने लाइव स्टॉक के लिए चलाए रखे हैं उनकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर एक स्टॉल था। 14 फरवरी को क्या हुआ? फर्स्ट व्हाइट स्लिप इवेंट था। यहाँ पर हॉर्स और कैमल रेस हुई थी, टग ऑफ वॉर हुआ, साफा कंपटीशन वगैरह हुआ था, मस्टैश कंपटीशन हुआ था, और गोडवार केसरी और गोडवार सुंदरी के डिस्प्यूट्स थे, दिखाए गए थे, यहाँ पर एक तरह से दर्शाए गए थे, एक्ट हुआ था। 15 फरवरी को हॉर्स कंपटीशन हुआ, मारवाड़ी हॉर्स कंपटीशन। 16 फरवरी को काउ, बफेलो, कैमल, शीप और गोट्स के लिए कॉम्पिटिशंस हुए थे और कल्चरल शोज हुए थे। 17 फरवरी को प्राइजेस वगैरह दिए गए, फेलिसिटेशन वगैरह किया गया और क्लोजिंग सेरेमनी थी। दैट्स इट। नेक्स्ट, राजस्थान ललित कला अकेडमी का 66th एनुअल आर्ट एग्जीबिशन लगा था। ये हुआ था जयपुर में। ओके, तो राजस्थान ललित कला अकेडमी जो है उसका 66th एग्जीबिशन लगा। ये आर्ट एग्जीबिशन जयपुर में लगा था, ललित कला अकेडमी कॉम्प्लेक्स जयपुर में, जो कि झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया। अब पता है, अब जितना मैंने जहां जहां पे ढूंढा ना, ये झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया है। मैं पर्सनली जयपुर में कोई इंस्टीट्यूशनल एरिया नहीं जानती, मैं झालाना इंडस्ट्रियल एरिया जरूर जानती हूँ। सो इफ देयर इज अ मिस्टेक ओवर हियर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या चीज है, ये इंस्टीट्यूशनल एरिया है या इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, ओके। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी थी, चीफ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, जो ललित कला अकेडमी के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, ये सब भी आए हुए थे। 66 एनुअल आर्ट शो में क्या हुआ था? रिच ट्रेडिशंस, किस चीज के? राजस्थान की आर्ट और कल्चर के जो रिच ट्रेडिशंस हैं
उनको यहाँ पर दर्शाया गया था, उनका यहाँ पर शो किया गया था। और सभी विजिटर्स 13 से 19 फरवरी में इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, देख रहे थे और एक तरह से इसको सक्सेस दे रहे थे। की हाइलाइट्स में कौन कौन प्लेराइट्स थे, किस चीज के ऊपर एम्फेसिस दिया गया? एम्फेसिस ट्राई टू अंडरस्टैंड यंग लोग जो हैं, जो यूथ है राजस्थान का, उसको ज्यादा से ज्यादा वैरायटी में इन्वॉल्व करने का एम्फेसिस है। अभी रिसेंटली राजस्थान की यूथ पॉलिसी भी आई हुई है, ठीक है। यूथ पॉलिसी में क्या है, अब अगर आप पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ यंग लोगों को फोकस करके कोई पॉलिसी निकाल रहे हो, तो हर तरीके के इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को आपको टैप करना है। आर्ट इज वन सच थिंग, ठीक है। तो इस अकेडमी का जो अभी एग्जीबिशन हुआ, इसमें भी यंग लोगों को आर्ट की तरफ अट्रैक्ट करना, उनका इन्वॉल्वमेंट देखना, कल्चरल कंटिन्यूटी प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें इनका एम्फेसिस था। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है आर्ट, कल्चर और डिजिटाइजेशन के ऊपर एम्फेसिस करे। उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आर्ट को और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, नेशन वाइड अप्रोचेस को ली जा रही हैं इसके प्रति। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रोग्राम हुआ, जो एग्जीबिशन हुई, इसमें बताया गया कि राजस्थान की जो कल्चरल रिसोर्सेज हैं उसको हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में कैसे शोकेस कर सकते हैं। एआई का जमाना है, अलग अलग एप्स आ गई हैं, अलग अलग वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आप राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर को देख सकते हो, समझ सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको चित्तौड़ के किले पे जाना पड़े, ठीक है ना, क्या कहते हैं, विजय स्तंभ देखने के लिए। देयर आर एआई वीडियोस अवेलेबल जिसके बारे में आप जानकारी उठा सकते हो। तो ये चीज आपको पहुंचानी पड़ेगी ना, एआई खुद थोड़ी कर लेगा, नहीं, यू विल हैव टू गिव इनपुट टू देम। तो इस चीज के बारे में बात की गई कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में कोई कमी नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल ओवर हियर। तो ये चीज हम कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स हैं आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड, हिस्ट्री रिलेटेड, उनको भी डिजिटाइज करना जरूरी है। और एक नया प्लेटफॉर्म रिसेंटली क्रिएट किया गया है, मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल, जहां पर जो गांव के लोग हैं वो लोकल आर्ट और जो हेरिटेज है उसको पोस्ट करते हैं। ये अवार्ड्स और ऑनर्स हैं, इन लोगों को इन चीजों के लिए अवार्ड दिए गए हैं। ये बहुत ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, बट कितने ही अवार्ड याद कर पाओगे? ओके, तो ठीक है, इसको एक सरसरी नजर मेंटेन करके रखो इसके ऊपर। जो जीते थे उनको 25,000 रुपए अवार्ड में मिले थे, मेडल मिला था, एक सर्टिफिकेट मिला था, फेलिसिटेट वगैरह किया गया था, वो सब भी है। ओके, नेक्स्ट, भरतपुर फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया, 7 दिन का डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भरतपुर में। और ये भरतपुर फाउंडेशन डे कितना था? 293rd भरतपुर फाउंडेशन डे था। 293 साल हो चुके हैं भरतपुर को एग्जिस्ट करे हुए, इस्टेब्लिश करे हुए, नॉट एग्जिस्ट करे हुए, इस्टेब्लिश करे हुए, ठीक है, ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। और राजस्थान मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज अर्बन लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर हैं झाबर सिंह जी खर्रा, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, फंक्शंस को 13 फरवरी के दिन अटेंड भी किया। हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस जो है, अगेन फोकस करना इस चीज के ऊपर, बहुत ज्यादा फोकस है यूथ के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस जो है यंग लोगों की, उसको रीइंफोर्स करना है, भरतपुर की हेरिटेज जो है उसको कमेमोरेट करना है, कनेक्ट करना है हेरिटेज की प्राइड और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के थ्रू, ठीक है। डे स्टार्ट हुआ था महाराजा सूरजमल मेमोरियल से किशोरी महल में, और महाराजा सूरजमल जयंती भी यहां पर सेलिब्रेट की गई। अब इस न्यूज में इतना ही था। इस न्यूज में अदरवाइज बहुत कुछ था कि भाई महाराजा सूरजमल के बारे में मंत्री जी ने क्या क्या अपने भाषण में बोला और किस तरह से उनको रेस्पेक्ट पे की गई, किस तरह से उनकी जो वीरता की कहानियां हैं, गाथाएं हैं, उनको किस तरह से इन्होंने क्या कहते हैं ऑडियंस को सुनाया, एक्सपीरियंस किया लोगों ने। तो वो टेक्निकली करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है, वो आपका हिस्ट्री का पार्ट है। आप अदरवाइज भी जब जाट डायनेस्टी पढ़ेंगे भरतपुर की तो आप उसको वहां पर पढ़ लेंगे, बट नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो भरतपुर का फाउंडेशन डे कौन सा? 293rd, ओके, 13 फरवरी को। बहुत कुछ हुआ है 13 फरवरी को, ओके। रिवाइज्ड पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट जो है, दौसा डिस्ट्रिक्ट तक पानी लाया जाएगा। इस न्यूज को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही और मैं बहुत ईमानदारी से बता रही हूं, क्यों? क्योंकि मैंने पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट के ऊपर, रेविल लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर बहुत डिटेल में इसी चैनल के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, उसको देखो। जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स की वहां बात की है मैंने, वो तो है ही हैं। इसी पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का जो ईआरसीपी आ रहा है, इसका पानी अब दौसा तक पहुंचाया जाएगा, यही न्यूज है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने का कोई सेंस बनता नहीं है, प्लीज रेफर टू दैट वीडियो। इस वीडियो के बाद में जस्ट वहीं जाने का और देखने का उसको, ठीक है। तो सारे के सारे अपने पास में वहां पर आ जाएंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स तक ये पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक प्रोजेक्ट का पानी पहुंच रहा है। दौसा को रिवाइज प्लान में ऐड कर दिया गया है और डीपीआर जो है वो सीडब्ल्यूसी के पास में है, उसको रिव्यू करेंगे। रेहाड़िया डैम लिंकेज वगैरह भी यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है। अब ये तभी होएगा ना जब दौसा के लिए हाँ हो जाएगी, ठीक है। तो ये दौसा के लिए ही पानी पहुंचे, दौसा तक पानी पहुंचे, उसके लिए ही रेहाड़िया डैम को लिंक करा जा रहा है, जो कि बांदीकुई में है, जयपुर के पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है जयपुर से। और इसमें ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी वगैरह हम कराएंगे, उसकी बात हो रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है?
प्लान्ड प्रोजेक्ट जो है, ये जो ईआरसीपी का पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट जो है, इसका पानी हम ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाएं जहां पर पानी नहीं है। और कहां से आ रही है ये? ईस्टर्न राजस्थान का जो पोर्शन है, राइट, वहां से आ रही है। वहां पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? बिना गूगल किए मुझे कमेंट्स में बताओ। बहुत बार अपन ने राजस्थान का मैप देख लिया है, पॉलिटिकल एंड फिजिकल, अभी तक लर्न हो जाना चाहिए। और अगर अभी तक लर्न नहीं है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ये गलती मत करो, ठीक है। राजस्थान का पॉलिटिकल, राजस्थान का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल, इंडिया का फिजिकल, और कुछ हद तक वर्ल्ड का फिजिकल। वर्ल्ड का पॉलिटिकल तो ठीक है, 206 देश हैं, नहीं होगा, लेकिन फिजिकल मैप हो सकता है, ठीक है। तो प्लीज मैप्स के ऊपर ध्यान दो, ये कर लो। नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या होंगे भाई? दौसा तक पानी पहुंच जाएगा तो शेड्यूल वाटर एक्सेसिबिलिटी हमें दौसा के नागरिकों को भी देने को मौका मिलेगा। इसके अलावा डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग होगी, जो कि लॉन्ग टर्म हिस्ट्री ऑफ फिलिंग रिजर्वॉयर्स से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने एक आयुर्वेद डिस्पेंसरी खोली है, कहां पर? इंद्रोका, जोधपुर, ठीक है। अब ये जो लोकल जोधपुर के बच्चे जो है मेरे पास में, वो बोलते हैं इंद्रोका, और अदरवाइज हिंदी में इसको इंद्रोका बोला जाता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में इंद्रोका लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है। तो मैं इंद्रोका बोलूंगी, डज नॉट मीन कि मैं जगह के नाम को डिसरेस्पेक्ट कर रही हूं। जोधपुर में गवर्नमेंट ने एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खोलने का फैसला लिया है। मैम इस न्यूज में इतना स्पेशल क्या है? इस न्यूज में एक ही चीज स्पेशल है, और वो ये है कि ये आयुष मंत्रालय के द्वारा कराया जा रहा है। राजस्थान सरकार और जो सेंटर की यूनियन मिनिस्ट्री, जो आयुष मिनिस्ट्री है, उसके साथ में दोनों कोलैबोरेट करके ये कर रहे हैं। और जो भी वहां पर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पर एक मथुरा दास हॉस्पिटल का भी जिक्र आएगा न्यूज में, उन हॉस्पिटल्स में आयुर्वेदिक सेक्शंस बनाए जाएंगे। आयुर्वेदा इज अ गुड साइंस, ठीक है। इसमें रिसेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए हम ज्यादा इसको इफेक्टिव काम करते हुए नहीं देख पाते हैं, बट आयुर्वेदा इज अ प्रूवन साइंस। तो रिसर्च डेवलपमेंट के लिए आयुष मंत्रालय है, पता नहीं वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आई होप कर रहे हो। लेकिन आयुष मंत्रालय जो आयुर्वेदा है उसको लोगों तक पहुंचाना और स्टेबल आपकी जो, बिकॉज इट्स योर ट्रेडिशनल नॉलेज, राइट, हजारों हजार साल का ज्ञान है, इसको हवा में तो उड़ने दोगे नहीं ना, ठीक है। तो उसको आप किस तरह से इनकॉर्पोरेट कर सकते हो मॉडर्न वेस्टर्न मेडिकल साइंस के साथ में, उस चीज के लिए है। अब ये टेक्निकली आपके मेंस के पर्सपेक्टिव की न्यूज है, बट न्यूज अच्छी है इसलिए अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। 30 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। मुख्यमंत्री जी खुद इसको हेल्थ सर्विसेज के एनहांसमेंट के प्रति की नजर से देख रहे हैं। मेडिकल और हेल्थ के लिए 2026-27 का जो राजस्थान सरकार का बजट आया है, उसमें 32,526 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, पिछले साल से 53% ज्यादा। तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि हम आयुर्वेदा को भी प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ पर काम करेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में जोधपुर जो है उसने काफी इंप्रूवमेंट दिखाया है, और यहीं पर हमें इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस वगैरह देखने को मिल रही है, और आयुर्वेद इसमें अच्छी खासी हेल्प कर सकता है। जोधपुर और दूसरे जिलों में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान्स चल रहे हैं उनको देख लेते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है जोधपुर में। उसके अलावा जोधपुर में क्या कहते, ये दोनों एक ही पॉइंट हैं। उसके अलावा जोधपुर और 5 डिस्ट्रिक्ट्स में जो हॉस्पिटल्स हैं, मेन हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें भी एडवांस्ड रेस्ट हाउसेस वगैरह बनाए जाएंगे, ठीक है। तो इस सारे काम में 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट, विजन 2047 में भारत में राजस्थान ने टॉप पोजीशन उठाई है। किस चीज के लिए? माइनिंग के लिए। राजस्थान में अगर माइनिंग नहीं होगी तो कहां होगी, ठीक है। यस, राजस्थान इज वेरी वेरी पॉपुलर एंड इट होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माइनिंग, मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स दोनों के लिए। तो राजस्थान टॉप पोजीशन पे है। कौन कौन से मेटालिक मिनरल्स होते हैं? कॉपर हो गया, जिंक हो गया। नॉन मेटालिक कौन से होते हैं? लेड हो गया, स्टोन्स हो गए, जैसे कि आपके मार्बल हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ग्रेनाइट हो गया। निकलता तो ग्रेनाइट भी है ही, ठीक है, नंबर 1 पे नहीं निकल रहा होगा देश में, पर आपके पास में ग्रेनाइट का एग्जाम्पल है, ठीक है, शिस्ट का एग्जाम्पल है, नाइसिस का एग्जाम्पल है। तो ये सारी चीजें क्या है? नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। तो विकसित भारत में माइनिंग और मिनरल्स पर्सपेक्टिव का एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था, उसमें राजस्थान का जो चैप्टर है वो एक प्राइवेट होटल में हुआ। ये ऐसा नहीं है कि न्यूज गड़बड़ है, नहीं, जो मैंने आगे समझाया है वो ही आगे आएगा, दूसरी न्यूज में भी आएगा। इसको देख लेते हैं। कि माइनिंग के बिना जो हम हैं, मिनरल इंडस्ट्री के बिना जो हैं, विकसित भारत नहीं कर पाएंगे, तो हमें माइनिंग को प्रोत्साहन ही देना चाहिए, देना भी पड़ेगा। बट वीबीजी राम जी इज नॉट द करेक्ट फोटोग्राफी, फोटो गलत है, कोई बात नहीं। हाँ, तो माइनिंग के बिना अपन विकसित नहीं हो पाएंगे, और माइनिंग करनी भी है, लेकिन माइनिंग क्या है? बहुत ज्यादा पोल्यूटिंग है और बहुत ज्यादा एनवायरमेंटली डिग्रेडिंग एक्टिविटी है, तो हमें उसको
प्रॉपर सेफ माइनिंग प्रोसीजर्स को अपन को फॉलो करना पड़ेगा और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, माइनिंग वर्कर्स का इंटरेस्ट जो है उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया है कि उनकी हेल्थ एंड सेफ्टी मेंटेन हो, उनका इंश्योरेंस हो और उनको जो बाकी एमिनिटीज की जरूरत होती है वो भी प्रोवाइड किया जाए। और बहुत सारी पावरफुल पॉलिसीज को डिमांड किया गया कि भाई माइनिंग बिजनेस के लिए आपको कुछ प्रॉपर पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। इसके अलावा इंडिया इज प्रोग्रेसिंग वेरी फास्ट। ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, हम 80 करोड़ लोगों को घर पे बैठ के फ्री राशन दे रहे हैं और 25 करोड़ से भी ज्यादा सिटीजन ऐसे हैं जिनको हमने एब्जेक्ट पावर्टी से बाहर निकाला है। ये जो क्रॉस्ड द पावर्टी लाइन है, दिस इज इनकम्प्लीट, क्रॉस्ड हैव कम आउट ऑफ एब्जेक्ट पावर्टी। ठीक है, इसको ऐसे लिखो, क्लोज टू 25 करोड़ सिटीजंस हैव कम आउट ऑफ एब्जेक्ट पावर्टी। दिस इज ABJECT, यानी कि जो खतरनाक वाली गरीबी होती है ना, उस लेवल से बाहर आ गए हैं। माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एनकरेज किया गया कि भाई आप लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए माइनिंग इंडस्ट्री को डेवलप करो। इसके अलावा गवर्नर जो है राजस्थान के, उन्होंने भी इसमें क्या कहते हैं अपने सोशल मैसेजेस दिए। वो मैसेज काम का नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब रिलीजियस मैसेज है, तो अपन माइनिंग की बात कर रहे हैं इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ कि काम का नहीं है। अब इस इस मीटिंग का क्या महत्व था कि हम माइनिंग और मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क जो है वर्कर्स का, उसको एनहांस कर सके, माइनिंग सेक्टर को ग्रो करवा सके, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखें, लोगों की लिविंग और वर्किंग कंडीशंस जो है माइनिंग करने वाले लोगों की, उसको एनहांस करें, उनकी हेल्थ सेफ्टी इंश्योरेंस और दूसरी फैसिलिटीज का ध्यान रखें। इसके अलावा बेनिफिट्स में क्या है कि माइनिंग इकोसिस्टम वर्कर्स जो हैं उनकी सेफ्टी और उनकी वेलबींग का ध्यान रखा जाएगा। जब ये ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त कर लिए जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं इनको अचीव कर लोगे तो बाद में बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्टिव्स होंगे अचीव, फिर बाद में बेनिफिट्स होंगे, उसके द्वारा मिलने वाले बेनिफिट्स होंगे। एनवायरमेंटल कंप्लायंस अपन को देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री ग्रोथ होगी, ट्रस्ट और सस्टेनेबिलिटी डेवलप होएगा। उसके अलावा जो लोकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा, लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। Now, sixth meeting on approval of customized package of ultra mega projects under RIPS and audit of Rising Rajasthan MOUs. ये टिपिकली मेंस के पर्सपेक्टिव की न्यूज है। इफ यू वांट टू स्किप दिस सेक्शन, प्लीज स्किप दिस सेक्शन। लगभग 1.5 से 2 मिनट का सेक्शन रहेगा। यूज मोबाइल डेटा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। राइट, मेंस की न्यूज है, इसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि आपके प्री में काम में आएगा, बट अपन इस न्यूज को देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के रेजिडेंस के ऊपर छठी मीटिंग की गई बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, और इसमें इन्होंने क्या कहा कि भाई हमें राजस्थान में अलग अलग इंडस्ट्रीज में 10 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स लाने हैं और उसके लिए हमने 46,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आउटले किया है, इंसेंटिव पैकेज डिक्लेयर किया है। अब ये जो है प्रपोजल्स, ये लगभग 12,000 से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार देंगे और ये ओनरशिप वाले रोजगार होंगे। ठीक है, तो ये टेक्निकली दूसरे लोगों को भी रोजगार ही दे रहे होंगे, है ना। प्रोजेक्ट को कैटेगराइज किया गया है RIPS टेलर मेड पैकेजेस के रूप में कि कोई सोलर सेल मैन्युफैक्चर करना चाहता है उसके लिए है, रिन्यूएबल एनर्जी में कुछ काम करना चाहता है उसके लिए हमारे पास मॉड्यूल है, सीमेंट इंडस्ट्री लगाना चाहता है, ब्यावर इज फेमस फॉर सीमेंट, राइट, इज द सीमेंट कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो ब्यावर में अगर आपको सीमेंट का काम लगाना है, प्लांट लगाना है, तो उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी। कोई माइंस एंड मिनरल्स आपको नहीं निकालनी है, उसमें मिल जाएगी। ऑटोमोबाइल की आपको कोई असेंबली लाइन लगानी है, उसमें हेल्प मिल जाएगी। केमिकल इंडस्ट्री लगानी है, टेक्सटाइल या टूरिज्म में कुछ करना है, तो गवर्नमेंट इज हियर टू हेल्प। तो सीएम साहब ने बोला है कि भाई चीफ सेक्रेटरी को कि रेगुलर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट का क्या प्रोग्रेस चल रहा है, किस तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो कस्टमाइज पैकेजेस हैं उनका बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, मुझे इसकी पूरी जानकारी चाहिए। सिंपल सी चीज ये है वो अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए इंडस्ट्रीज, सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल मैन्युफैक्चर अपन बात कर चुके हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, सीमेंट, माइंस एंड मिनरल्स, ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स एंड टूरिज्म। अलग से लिखा हुआ है इसलिए याद करना आसान हो जाएगा, वहां पर थोड़ा पैराग्राफ में था, सो इट रिडंडेंट है, आई नो। क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए कि 10 अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और 10 अल्ट्रा मेगा इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं। 46,000 करोड़ का, 12,000 से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और सेक्टर ओरिएंटेड कस्टमाइज्ड इंसेंटिव्स राजस्थान सरकार प्रोवाइड करेगी। ये जो राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो MOU साइन होने वाले हैं उसके लिए भी काफी प्रोत्साहन वाली बात है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोग्राम चल रहा है, इसके अलावा पंच गौरव प्रोग्राम चल रहा है, राइट। तो अगर आप ODOP पढ़ते हो तो ODOP का सक्सेस स्टोरीज आपके पास में उत्तर प्रदेश है, लेकिन राजस्थान के पास में सक्सेस स्टोरीज किस चीज की है? पंच गौरव की। अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, पंच गौरव हो गया। नेक्स्ट न्यूज है अपने पास में, फर्स्ट पंचायत लर्निंग सेंटर ई लाइब्रेरी अंडर RGSA अनोपुरा पाली। अब ये अनोपुरा, यहां पे अनोपुरा लिखा हुआ है बिकॉज दिस इज हाउ यू राइट इट इन इंग्लिश, वरना इसका प्रोनाउंसिएशन है अनूपपुरा। क्या है? मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, ठीक है,
मेरी हिंदी अच्छी नहीं, मैं लर्न करके आई थी कि इस शब्द को कहते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, बट कोई बात नहीं, इधर आते हैं। एक ई लाइब्रेरी लॉन्च की गई है ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर्स अनूपपुरा में, सुमेरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पाली में, ठीक है। और किसने बनाया है? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए ने बनाया है। और ये ई लाइब्रेरी का क्या काम होने वाला है? सिंपल सी चीज है, विलेज को डिजिटली स्ट्रॉन्ग करने का काम है। जो भी आपकी सर्विसेज, आपकी स्कीम्स, पॉलिसीज चल रही हैं, उनको लोगों तक बेटर और एफिशिएंट तरीके से पहुंचाना है। लोगों को, जो स्पेशली जो रूरल एरियाज में लोग रहते हैं, नई टेक्नोलॉजी के प्रति उनके पास में नॉलेज पहुंचेगी, वो रिफाइंड अंडरस्टैंडिंग रख पाएंगे हर चीज की, राइट। पर्पस और की ऑब्जेक्टिव्स, एक्सक्यूज मी, कॉल, गिव मी 10 seconds, I'll be done in 10 seconds. राइट, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। इधर आते हैं। अपन ने ई लाइब्रेरी खोल ली है ना पाली में? हाँ, खोली, ठीक है। नेटवर्क ग्राम पंचायत, अब इसमें टेक्नोलॉजी के प्रति, जो टेक्नोलॉजी के थ्रू, सॉरी, आसपास के जो भी गांव हैं उनको नेटवर्क करा जाएगा, उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा, और जो भी सर्विसेज की डिलीवरी होनी है उसमें एनहांसमेंट मिलेगा। रूरल पॉपुलेशन आपकी टेक्नोलॉजिकली सेवी हो जाएगी। जो बहुत सारी ऐसी एप्स आने लग गई हैं किसानों के लिए, बहुत सारी ऐसी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए बहुत सारी एप्स आ गई हैं सरकार की। अदरवाइज बैंक्स की भी बहुत ज्यादा एप्स हैं। आप ट्रांजैक्शन करते हो, यूपीआई यूज करते हो, तो कोई ना कोई ऐप के थ्रू ही कर रहे हो, चाहे भीम ऐप हो, चाहे गूगल ऐप हो, चाहे पेटीएम हो, कुछ भी हो, मोबीक्विक है, जो भी है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजिकली आपके हाथ में फोन में आ गया है। इस फोन को यूज करना आना चाहिए, वरना वही वाली बात है, कुछ डॉलर्स में स्कैम हो रहे हैं, राइट। तो टेक्नोलॉजिकली आपकी रूरल पॉपुलेशन, मैं तो कहती हूँ अर्बन पॉपुलेशन को भी अलग से ट्रेनिंग की जरूरत है, बट रूरल पॉपुलेशन इज मोर वल्नरेबल, तो उनको टेक्नोलॉजिकली सेवी बनाने का काम यहाँ पर शुरू हो सकता है। इसके अलावा जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी गवर्नेंस और प्लानिंग में एनहांसमेंट होने का मौका मिलेगा, एनहांस करने का अपने आप को मौका मिलेगा। पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो 4 से 5 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर ले सकते हैं। उसके अलावा पंचायत गवर्नेंस, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान और लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इन 3 के ऊपर इस ई लाइब्रेरी में एक तरह से कोचिंग चलेगी, सिखाया जाएगा उनको काम धंधा, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव की न्यूज है, इसलिए हो सकता है कि आप ध्यान ना दे रहे हो। यूथ और स्टूडेंट्स को भी असिस्ट किया जाएगा। अटल ज्ञान केंद्र यहाँ बनाए जाएंगे, डिजिटल लिटरेसी इनको भी मिलेगी, कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने का मौका मिलेगा। टोटल फैसिलिटी कॉस्ट में 14.5 लाख रुपए लगेंगे। फैसिलिटीज में क्या क्या होगा? 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम होगा, यानी कि आपको बिजली मिलेगी फ्री की। नेक्स्ट, कंप्यूटर सेट होंगे, प्रिंटर होंगे, साउंड सिस्टम होगा, एलईडी टीवी होगा, सीसीटीवी कैमरा होंगे, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा। रेन्स वाटर क्या होता है यार? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा, और सेफ ड्रिंकिंग के लिए आरओ सिस्टम भी लगाया जाएगा, राइट। ये है वो न्यूज जो मैं आपको पहले बता रही थी। राजस्थान ने देश में, भारत में नंबर 1 पोजीशन पाई है मिनरल एक्सट्रैक्शन में। ये मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों की रैंकिंग है, ओके। मिनरल एक्सट्रैक्शन में, माइनिंग में राजस्थान की रैंक 1 है। यही न्यूज है, मैं पहले समझाती, सॉरी, मैं उस न्यूज के साथ में इसको ज्वाइन कर दी थी, ओके। राजस्थान मिनरल प्रोडक्शन जो है वो नेशनल लीडर बना चुका है। राजस्थान इकोनॉमिक रिव्यू 2024-25 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे अभी तक अपन ने नहीं किया है। मैं नेक्स्ट वीक के आसपास आपको इकोनॉमिक सर्वे जो राजस्थान का आया था उसको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। अपन 2 सेशन लेंगे, ठीक है। मेरे पास में मैटर रेडी है, आई जस्ट कैन नॉट फाइंड द टाइम राइट नाउ। इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चंस आपके प्री में इकोनॉमिक सर्वे से आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। राजस्थान की रैंकिंग का तो यहाँ आ ही गया है। इसके अलावा राजस्थान ने किस में इंप्रूव किया है, किस में इंप्रूव करने की जरूरत है, कितना इंप्रूवमेंट होना चाहिए, कैसे इंप्रूवमेंट करा जा सकता है, ये सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे में लिखी हुई होती हैं, ठीक है। सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, क्राइम इंडिकेटर्स होते हैं, इन सब की अपन बात करेंगे। 2 सेशन लूंगी, यू विल बी डन विद इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। जस्ट मुझे 1 वीक और दो, हैव पेशेंस, ओके, राइट। इंडिया में बहुत से मेजर और माइनर माइंस हैं। राजस्थान जो है मिनरल प्रोडक्टिविटी में लीड करता है। राजस्थान जो मिनरल प्रोडक्शन है वो जिप्सम, लेड, जिंक, वोलास्टनाइट, सिलिका सैंड, रॉक फॉस्फेट, मार्बल और लाइमस्टोन में स्पेशली बहुत खतरनाक, बहुत शानदार हमारे यहाँ पर इन चीजों का माइनिंग होता है। राजस्थान में देश का जितना भी जिप्सम निकल रहा है उसका 90% हमारे पास में निकलता है। लेड और जिंक में हम नेशनल प्रोड्यूसर हैं, लार्ज नेशनल प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह में भी राजस्थान बहुत अच्छा प्रोडक्शन करता है। सीमेंट, सिरेमिक्स, फर्टिलाइजर्स और मेटल इंडस्ट्री में राजस्थान का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। इंडिया के मेजर और माइनर मिनरल्स में राजस्थान का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर लिखा हुआ है, सीधा सीधा देखो, जिप्सम, लेड, जिंक, वोलास्टनाइट, सिलिका सैंड, रॉक फॉस्फेट, मार्बल और लाइमस्टोन, राइट। जिप्सम का 90%,
राजस्थान में बनता है। इसके अलावा डायमेंशनल स्टोन्स में मार्बल और ग्रेनाइट राजस्थान पैदा करता है। तो जो अपन ने अभी बात करी ना कि क्या क्या निकलता है, किस किस चीज में अपन नंबर बने, ये तीनों वो पॉइंट्स आ गए। राइट, इंडिया में जो मिनरल्स हैं वो इंडिया में निकल रहे हैं बहुत अच्छी क्वांटिटी में। इसमें से मोर देन 50% इन मिनरल्स का राजस्थान से निकलता है। पोटैश देश का 94% राजस्थान देता है। लेड जिंक 89%, सिल्वर 88%, वोलास्टोनाइट 88%, रेड ओकर जिसको अपन गेरू बोलते हैं 81%, जिप्सम 82%, बेंटोनाइट 75%, फुलर अर्थ 74%, डोलोमाइट 72%, फेल्सपार 66%, मार्बल 63% एंड एस्बेस्टॉस 61%। अब ये नंबर्स रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए कि ये कहां पर कौन कौन से मिनरल्स निकल रहे हैं। एक और चीज बता देती हूं, इसीलिए वो अफसर बनाना चाहते हैं आपको, तो कुछ ना कुछ तो ट्रिक खेलेंगे ना आपके साथ में। वो क्या पूछेंगे, इनकी माइंस कहां कहां पर है राजस्थान में। मैंने कई बार बोला है राजस्थान का माइनिंग का मैप आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। और राजस्थान में जो माइंस होती है ना, उन माइंस का नाम होता है। ठीक है, ट्रेडिशनली हम अपनी माइंस को एज अ डेटी मानते हैं, एज अ उनके अंदर लाइफ फोर्स मानते हैं। और जिसके अंदर लाइफ फोर्स होता है उसको अपन नाम देते हैं। हमारे यहाँ पर जो जानवर है ना, बस हम उनको ही नाम नहीं देते हैं। इतना घटिया सा नाम रखा है ना एक टाइगर, सॉरी एक चीता का, अभी मैं बताऊंगी आगे न्यूज आएगी, वो मेरी खैर दूसरी शिकायत है। बट माइंस का नाम होता है। वो कौन सी दो माइंस जिसमें जिप्सम निकल रहा है, कहां है और उनका नाम क्या है, इनको उस तरीके से लर्न कर लो, क्वेश्चन आता है। एंड आई एम बेटिंग कि क्वेश्चन आएगा माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर। अगर राजस्थान में क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहीं नहीं आ सकता। ठीक है, तो माइंस के नाम होते हैं, कौन सा मिनरल है, कहां से निकल रहा है, कितना % उसका शेयर है, ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं। रॉ फैक्ट्स हैं, रटने की चीज है। आई नो इट्स बोरिंग एज हेल, बट बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट, माइनिंग सेक्टर में राजस्थान के जीएसडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्रियल बेस कैसा है। बहुत अच्छा खासा अपन अर्न करते हैं माइनिंग से। स्ट्रॉन्ग इनपुट अपन को मिलते हैं सीमेंट, सिरेमिक, फर्टिलाइजर्स और मेटल इंडस्ट्री से। नेक्स्ट, राजस्थान का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे पास में बहुत कुछ मिनरल डाइवर्सिटी है, और ये मिनरल्स जो हैं ये डाइक्स और सिल के फॉर्म में होते हैं। कौन मुझे कमेंट्स में बताएगा कि डाइक्स और सिल क्या होते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास जो ली थी, ज्योग्राफी क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है अपने यहाँ पे RS ओनली पे, आप ऐप पे भी देख सकते हो, वरना इस चैनल के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। जो ज्योग्राफी की मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, ठीक है, अराउंड 20 डेज हो चुके हैं, उसमें मैंने ये चीज एक्सप्लेन करी थी। लैंडफॉर्म्स में वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स होते हैं, उसमें डाइक्स और सिल्स होते हैं। और राजस्थान में जो आपको मिनरल्स मिल रहे हैं वो प्योर फॉर्म में क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में ये मिनरल्स डाइक्स और सिल के फॉर्म में हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स बेनिफिट्स। आप अभी तक समझ ही चुके हो कि रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा, बहुत सारे जॉब क्रिएशन होंगे। इसके अलावा हम अच्छा खासा एक इंडस्ट्रियल बेल्ट बना सकते हैं, और मिनरल में राजस्थान के ऊपर कंट्री को डिपेंड कर सकते हैं, तो हमारी कुछ बार्गेनिंग पावर भी होगी। ये है वो न्यूज जिससे मैं नाराज हो रही थी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ KP2 एक चीता है जो कि मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में था। ठीक है, अब इतना खराब नाम है ये कि मेरे को ये नहीं पता कि वो चीता मेल है या फीमेल है, बट अब नाम रख लेंगे, माइंस का नाम रखेंगे, विच आई रेस्पेक्ट। अच्छी बात है, हमें ह्यूमनाइज करना चाहिए, डेटिफाई करना चाहिए, लेकिन इसने क्या बिगाड़ा, इसका भी अच्छा सा नाम रखो ना। मतलब रखो, यहाँ पे कोई बढ़िया बढ़िया नाम होते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक पे जाओ, वो बहुत अच्छे अच्छे नाम रखते हैं अपने एनिमल्स के। खैर, सो KP2 करके एक चीता है, और वो कूनो नेशनल पार्क में था, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। पिछले महीने दिसंबर में, नॉट पिछला महीना जनवरी नहीं, पिछले महीने दिसंबर में आई थिंक 2nd या 3rd जो मैंने वीकली क्लास ली थी उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में एक पैक्ट हुआ है कि हम चीताज के फ्री मूवमेंट के लिए एक बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर बना रहे हैं। वो कॉरिडोर बन गया, ठीक है, वो बन भी गया, और चीता आ भी गया। ठीक है, ये चीता आया है, ये चीता यहां पर रुका है, और जहां रुका है उसका नाम है आमली कंजर्वेशन रिजर्व 12। एक नेचुरल पैसेज के थ्रू आया है, बायोडाइवर्सिटी पैसेज के थ्रू आया है, और कूनो नेशनल पार्क से राजस्थान के आमली कंजर्वेशन रिजर्व 12 में आया है। यहां पर ऑब्जर्व किया गया और वापस उसको कैच करके कूनो नेशनल पार्क भेजा गया है। मैम वापस कैच करके क्यों भेजा, क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से किसी को चोट लगे जानवर को तो उसको इलाज कर दिया, या फिर किसी की आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करवानी है, या फिर किसी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत है, वॉचफुल आईज की जरूरत है, इन एनिमल्स के लिए होता है। जो बड़े एनिमल्स होते हैं, जैसे ये प्रेडिटोरियल एनिमल है, चीता हो गया, जैगुआर हो गया, टाइगर्स, लायंस, ये सब जो एनिमल्स होते हैं, इनको विल्डरनेस चाहिए होती है, इनको जंगली जगह चाहिए होती है। कंजर्वेशन रिजर्व्स नेचुरल टच के साथ साथ ह्यूमन इंटरवेंशन से काम करता है।
ठीक है, तो इसको वापस इसीलिए भेजा गया है कि अच्छी बात है, तुझे रास्ता समझ में आ गया, तुझे कहाँ आना है घूमने फिरने के लिए, यस, लेकिन एक बार अब वापस घर जाओ, क्योंकि आप जहां आए हो ना वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। ठीक है, इतनी ही न्यूज है। चीता का नाम क्या है? केपी2। कहां से आया है? कूनो नेशनल पार्क से। कहां पर आया है? राजस्थान के आमली कंजर्वेशन रिजर्व इन बारां में। कब आया था? सुबह 11 बजे सैटरडे को आया था। लगभग 70 किलोमीटर दूर है कूनो से, और लोकल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इसको अच्छे से मॉनिटर किया है। कूनो नेशनल पार्क की टीम भी इसको मॉनिटर कर रही थी, और ये बताता है कि कूनो और एडजेसेंट उसके आसपास के जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं उन तक फ्री मूवमेंट एनिमल्स आराम से सेफली कर पा रहे हैं। ठीक है, पहले ही नवंबर दिसंबर में भी ये केपी2 चीता जो है वो 17 दिन के लिए रामगढ़ लोकेशन तक आ गया था, उसको ट्रैंक्लाइज किया गया और वापस कूनो भेज दिया गया। मतलब इसको जिद है कि भाई मेरे को राजस्थान जाना है, लेकिन राजस्थान वाले इसको रखना नहीं चाहते बेचारे को। ठीक है, तो केपी2 को मैं तो कहती हूँ केपी2 को राजस्थान आने दो, है ना। और वहां 12 क्या कर रहा है, यहाँ लाओ ना, अपने नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लेकर आओ, हम भी देखेंगे कैसा होता है चीता। ओके, चलो, कॉरिडोर का लिंक बताया गया है। कूनो नेशनल पार्क जो है वो शाहबाद, बारां, आमली और रामगढ़ इन तीनों को ज्वाइन करता है। मतलब ये जो कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं तीनों एक तरह से ज्वाइन होते हैं कूनो नेशनल पार्क के साथ में, और ये जो कनेक्टिविटी है ये हेल्प करती है वाइल्ड लाइफ का नेचुरल मूवमेंट। ऑब्जेक्टिव, हम उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ वाइल्ड लाइफ पैसेज जो है उसका सपोर्ट देखने को मिलता है। नेचुरल कॉरिडोर जो होते हैं वो हमें एक तरह से ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा तो एनिमल्स जो है वो विल्डरनेस में सर्वाइव कर पाएंगे। वाइल्ड ही एनिमल्स वाइल्ड ही होने चाहिए। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स तो टिपिकली वाइल्ड ही होने चाहिए। इंटरस्टेट पार्क और रिजर्व जो होते हैं उनके बीच में हमें कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिल रहा है, उसकी भी अपनी एक अलग महत्व है। तो फिर ऑब्वियसली बात है इलाहाबाद हाई कोर्ट, गिव मी अ सेकेंड गाइस, राइट। ओके, और बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि हमें एनिमल को जब हम सेफली ऑब्जर्व कर पाते हैं, एनिमल सेफली ट्रैवल कर पाता है, तो एनिमल अपनी विल्डरनेस को मेंटेन कर पाएगा। हम उसको सेफली उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उसके पैटर्न्स को स्टडी कर सकते हैं, उनकी ब्रीडिंग में हेल्प कर सकते हैं, और उनकी पॉपुलेशन को जो खतरा है, जैसे कुछ एनिमल्स वल्नरेबल की लिस्ट में हैं, कुछ एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, कुछ क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, तो हम उनको बचा पाएंगे। और एनिमल अकेला नहीं बचता है, पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी का एक वेब उसके साथ में बचता है। सिर्फ प्रेडेटर को नहीं बचाओगे, उसको प्रे चाहिए, शिकार का जानवर चाहिए, शिकारी को शिकार चाहिए, वो भी बचेगा। और ऐसे खुले मैदानों में नहीं होएगा, कहीं पे कुछ नेचुरली वेजिटेशन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आप एनवायरमेंटली भी इस चीज को मेंटेन कर सकते हो, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट्स जान। इसके बाद में जयपुर में एआई बेस्ड फार्मर एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जो कि भारत विस्तार का एक वो है विंग टाइप समझ सकते हैं अपन। तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट दुर्गापुरा में जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने भारत विस्तार को जयपुर में भी प्रमोट कर दिया है। कैसे? एआई बेस्ड फार्मर एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लगा के। नाम से क्या पता चल रहा है? नाम से क्या पता चल रहा है? एआई बेस्ड फार्मर एडवाइजरी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर फार्मर की जरूरतें, उसकी शिकायतें, उसके सुझाव, ये सारी चीजें एक्यूमुलेट की जा सकती हैं और एआई के थ्रू उसको अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। दिस इज इट। इसमें भी यही है। ठीक है, डरने का नहीं, मेरे पास में समझने के लिए बहुत आसानी से समझना है। डरोगे पढ़ाई से नहीं होगी पढ़ाई, आराम से समझो, है ना। ओके, तो भारत विस्तार प्लेटफॉर्म क्या कहता है कि भाई जो क्रॉप की जो साइंटिफिक एडवाइस वगैरह है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा रियल टाइम जो मंडी में प्राइसेस चल रही हैं, मार्केट की चॉइसेस हैं, उनके बारे में जानकारी देता है। वेदर फोरकास्ट बताता है ताकि फार्म्स वगैरह के ऊपर उसी हिसाब से प्लानिंग की जा सके। एग्रीकल्चरल क्रेडिट और इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन जो है, जो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, फार्मर तक पहुंचनी चाहिए, वो भी शेयर करता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है फार्मर्स के लिए, किसी भी तरीके की स्कीम चल रही है, उसकी जानकारी फार्मर तक पहुंचाने का काम है। और अगर कहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, कहीं एप्लीकेशन लगानी है, कहीं रिक्वेस्ट लगानी है, कहीं पिटिशन लगानी है, तो इन सारी चीजों में भी ये एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म भारत विस्तार हेल्प करेगा। ओके, एग्री स्टैक मैंने क्लास ली थी एग्री स्टैक की इन ग्रेट डिटेल। एग्री स्टैक एक तरह से एग्रीकल्चर का यूपीआई है। ठीक है, एग्री स्टैक और आईसीएआर के रिसोर्सेज को लिंक कर दिया गया है। सेंट्रल और स्टेट एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स, इन दोनों को लिंक करता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फीडिंग्स जो है, क्योंकि आप वेदर फोरकास्ट दे रहे हो ना, तो उसको भी लिंक करता है। इसके अलावा मंडी को भी डिजिटल सिस्टम के साथ में स्टेट लेवल पे लिंक करता है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन ओवर हियर। सिंपल सी चीज है, एक फार्मर है, फार्मर के पास में लैंड होती है, लेकिन फार्मर को उस लैंड पर क्या उगाना है, कैसे उगाना है, कब उगाना है, क्या प्रोटेक्शन रखना है, कैसे फर्टिलाइजर्स देने हैं, उसको क्या हेल्प चाहिए, मॉनिटरी हेल्प हो सकती है, उसको लोन चाहिए होगा, उसको कोई और सर्विसेज की हेल्प चाहिए होगी, क्या कहते हैं क्रॉप्स की, क्या कहते हैं उसको, सीड्स,
सीड्स, पेस्टिसाइड्स, मैन्योर्स, ये सारी चीजें चाहिए। इसके अलावा जब उसकी क्रॉप तैयार होगी तो उसको वहीं पे हार्वेस्ट करके उसको सेल भी करना है, तो मार्केट में क्या प्राइसेस चल रही हैं, मंडी में क्या प्राइसेस चल रही हैं, उसकी जानकारी भी फार्मर तक होनी चाहिए। ये सारी चीजें फार्मर तक जाएंगी। और वेदर का नहीं भूलना है, ट्रिक पॉइंट हो सकता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो वेदर फोरकास्ट वाला पॉइंट है वो यहां पर ऐड करना है। बिना मौसम की क्रॉप नहीं होती है, ठीक है, तो वो चीज है। ऑब्जेक्टिव और अपन बेनिफिट समझ सकते हैं, ब्रिलियंट। लेट्स गो। पंच गौरव योजना आमेर फोर्ट को डेवलप करने के लिए, ओके। अब जयपुर के, मैंने कई बार आपको पंचगौरव योजना में 5 चीजें जो जयपुर के लिए हैं फेमस, जिनको पंचगौरव योजना में एक्चुअली इनकलकेट किया जा रहा है, मैंने कई बार बताया क्लास में। मुझे कमेंट्स में बिना गूगल किए कोई चेक करके 3 पंचगौरव पॉइंट्स बता दो कि जयपुर के लिए ये 3 चीजें पंचगौरव योजना में हमने डिसाइड करी हैं। एनी 3, व्हाटएवर 3 जो आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो। एनीवे, तो 89 लाख रुपीस का वर्क स्टेट ने सैंक्शन किया है, और इसके अलावा 50 करोड़ रुपए राजस्थान ने अपने बजट में, राजस्थान बजट में 2026-27 के बजट में एलोकेट किए हैं सिर्फ और सिर्फ आमेर टाउन और वहां का आमेर फोर्ट जो है उसको अपग्रेड करने में। यानी कि टिपिकली टूरिज्म की बात हो रही है। आमेर फोर्ट अगर होगा तो टूरिज्म की बात होगी, और आमेर टाउन भी है तो सिविक अमेनिटीज की भी बात होगी। सिविक अमेनिटीज, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डेवलपमेंट वर्क जो है आमेर का, उसमें क्या क्या आएगा। बेबी फीडिंग रूम्स बनाए जाएंगे मानसिंह महल में, दीवाने आम में। विमेन विजिटर्स को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। दिलाराम बाग और रामबाग को भी ब्यूटीफाई किया जाएगा, वाटर चैनल्स लगाए जाएंगे, फाउंटेन्स बनाए जाएंगे। इसके अलावा मदी सिंह थान जो है वहां पर भी आपको एक वाटर टैंक बनाया जाएगा वाटर कंजर्वेशन के लिए। इसको प्लीज रीड करो, टिल देन आई कैन हैव सम वाटर। राइट। सुख निवास और मानसिंह महल के अंदर हम सॉफ्ट लाइटिंग वगैरह लगाएंगे ताकि नाइट टूरिज्म को भी यहाँ पर प्रमोशन किया जा सके। जो हिस्टोरिक स्ट्रक्चर है आमेर महल का, और आमेर महल के अंदर जो छोटे मोटे और स्ट्रक्चर्स हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। कहीं पे कोई नुकसान हो गया है, कहीं पे प्रिया लव्स राहुल कर दिया है, दिल बना के बीच में तीर घुसा के सॉरी, तो वो सारे काम नहीं करने हैं। वो सारे काम अगर हुए हुए हैं तो उनको रिमूव करना है, और आपको अपने हेरिटेज को रिपेयर करना है, उसको मेंटेन करना है। व्हाट आर यू सेलिंग द वर्ल्ड? यू आर सेलिंग योर फेस। तो फेस पे पिंपल आता है तो उसको फोड़ते नहीं हो ना, और अगर कर रहे हो तो प्लीज ये करना बंद कर दो, ठीक है, निशान रह जाते हैं। सो हाउ डू यू डील विद दैट? यू डील बाय मेंटेनिंग इट, ठीक है। ओके, सनसेट पॉइंट वगैरह बनाएंगे, वेडिंग फोटो साइट बनाएंगे ताकि कपल्स वगैरह जो है वो अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर इंप्रूव कर सकें और एक अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके। ऐसा मुझे लगता है धरती पे हर जगह है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और जहां पर सनसेट पॉइंट जरूर है, ठीक है। ओके, सनसेट पॉइंट हो गया। उसके बाद में हाँ ठीक है, आपको प्रमोट भी करना है, ब्रांडिंग करनी है, आमेर की मार्केटिंग करनी है ताकि आप टूरिज्म को बूस्ट कर सको। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्वियसली बात है, हेरिटेज कंजर्वेशन स्टैंडर्ड्स मेंटेन होंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ यूटिलिटी, पर्टिकुलरली वाटर, ठीक है। तो व्हाट इज द बिगेस्ट कंप्लेंट इन राजस्थान? दैट वी डू नॉट हैव इनफ वाटर, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो भी डैमेजेस वगैरह हुए हैं स्ट्रक्चर को, उसको भी अपन मिनिमाइज करेंगे और लोगों का कंफर्ट जो है वहां पर इंप्रूव कर सके उसके लिए स्टेप्स लेंगे। इसके अलावा टूरिज्म का जो एक्सपीरियंस है लोगों का, उसको हम एनहांस कर सकें, इवनिंग्स और गाइडेड फोटो डेस्टिनेशंस बना सकें और उनके एक्सपीरियंस को डाइवर्सिफाई कर सकें। बेनिफिट, टूरिज्म, जो भी टूरिस्ट हैं उनका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होना चाहिए, आमेर फोर्ट का एक एक्सेसिबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। टूरिज्म के प्रति जो जयपुर में जो भी है और जो भी जयपुर के आसपास के इलाके हैं वहां पर हम टूरिज्म से होने वाली अर्निंग को इंप्रूव कर सके। हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का बिजनेस भी वहां पर सपोर्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो लार्ज अपग्रेड्स वगैरह है उसमें भी और जॉब क्रिएशन हो सकता है। बजट एलोकेशन की अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। दिस इज इट। नेक्स्ट न्यूज, सेकंड लायन सफारी। पहली लायन सफारी है जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। उदयपुर में एक लायन सफारी बनाई गई है जो कि राजस्थान की दूसरी लायन सफारी है। मैम राजस्थान में लायंस कहां से आगे? गुजरात में है लायंस, तो गिर लायंस गुजरात में है, एशियाटिक लायंस गुजरात में है। दीज आर नॉट टिपिकली एशियाटिक लायंस, ये गिर लायंस नहीं है, क्योंकि गुजरात ने मध्य प्रदेश को भी अपने लायंस देने से मना कर दिया था, तो राजस्थान को तो क्या ही देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं रख सकते, हमारे पास में एनिमल्स की बहुत अच्छे नंबर्स हैं। मुझे कौन बताएगा कि राजस्थान में टाइगर्स कितने हैं? वी हैव अ डिसेंट टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया में नंबर 3 पे राजस्थान में टाइगर्स हैं। नंबर 1 पे कहां है, नंबर 2 पे कहां है, कितने हैं दोनों में, और राजस्थान में कितने हैं?
ठीक है, मुझे कमेंट से बताओ। दिस बाय द वे इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, टाइगर्स के ऊपर बहुत सारी न्यूज आती हैं, टाइगर्स एक आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। तो उदयपुर में एक लायन सफारी इनिशिएट की गई है गुलाब चंद कटारिया जी के द्वारा, जो कि इस वक्त पंजाब के गवर्नर हैं, और इन्होंने सम्राट नाम का एक लायन है और उसकी फ्रेंड है सुनहना, उसको शेल्टर से फ्री किया और लायन सफारी को एंजॉय किया। इतना ही है। पहली लायन सफारी जो है वो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में है। ये 2 पॉइंट्स आपके लिए जानने जरूरी हैं। इसके अलावा जो उन्होंने लीजर एक्टिविटीज वहां पर करी, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्री एग्जाम पर्सपेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, उदयपुर में एक वेल ऑर्गेनाइज लायन सफारी होगी, जो कि स्टेट में दूसरी लायन सफारी होगी। ठीक है, एक वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन का भी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन आ रहा है। इसके अलावा आप वाइल्ड लाइफ को टूरिज्म की तरह अगर यूज करना चाहते हो तो उदयपुर में भी आप वाइल्ड लाइफ को टूरिज्म के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, टूरिज्म इज द अल्टीमेट रियलिटी, क्योंकि एक वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री है, अच्छी अर्निंग होती है। नेक्स्ट, इसका बेनिफिट क्या है, तो उदयपुर में भी एक एक्स्ट्रा नेचर रिलेटेड अट्रैक्शन वहां पर हो सकता है। उदयपुर में देयर इज ऑलरेडी अ बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ फोर्ट के पास में है, और इसके साथ साथ आपके पास में अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक लायन सफारी भी हो गई है। ठीक है, गाइडेड सफारीज यहाँ पर अवेलेबल होंगी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ऑलरेडी राजस्थान में पहला है, जयपुर नाहरगढ़ में। नेक्स्ट, आई थिंक आज की लास्ट न्यूज है, सेकंड लास्ट न्यूज है। चलो, यमुना नदी का पानी हीराकुड बराज में भर के शेखावाटी रीजन तक लाया जाएगा। शेखावाटी रीजन कौन सा है, सीकर, चूरू एंड झुंझुनू। ठीक है, शेखावाटी रीजन किसको बोलते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू को बोलते हैं। इन 3 एरियाज तक पानी लाया जाएगा। कहां से, यमुना नदी का। कैसे आएगा, हीराकुड बराज से आएगा। और किस एरिया तक लाया जाएगा, शेखावाटी तक लाया जाएगा। यही नाम है तीनों। यस, इतना ही है, दिस इज इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये 32,000 करोड़ रुपए का जो प्लान है, ये क्या कहते हैं, राजस्थान सरकार ने अपने बजट में डाल दिया है। ये सब अलग चीजें होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि बराज का डैम का नाम क्या है, कौन सी नदी पे है और कहां तक वो पानी लाया जाएगा। यानी कि हम हरियाणा सरकार और राजस्थान सरकार दोनों एक जगह आई हैं और इस प्लान को इंप्लीमेंट करने की डिसीजंस में हैं। ये प्रोजेक्ट पिछले 30 सालों से रीजनल डिमांड के तहत एक तरह से वर्किंग कंडीशन में ही था, लेकिन ठीक है, अब इसके ऊपर काम हो चुका है। अब आई थिंक बहुत जल्द पानी आ भी जाएगा। राजस्थान में पानी का काम ठीक चल रहा है इस वक्त, थोड़ा सा एटलीस्ट समथिंग इज हैपनिंग। ओके, और ये इस ठीक है, ये जो हीराकुड बराज से अगर पानी आ जाता है तो सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और हेल्थ इंडिकेटर्स जो हैं वो स्टेट के इंप्रूव होने लग जाएंगे। और शेखावाटी रीजन इट्स अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, और क्यों फेमस है, हवेलीज के लिए फेमस है। दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर आर्ट गैलरी है, वहां पर फ्रेस्कोज हैं, पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलेशन है। इसके अलावा यहाँ पर माइनिंग होती है, झुंझुनू में और सीकर में बहुत ज्यादा माइनिंग होती है। सीकर में आपने नाम सुना होगा, खेतड़ी माइंस, कॉपर, राइट। और सीकर में ही एक जगह है जहां पर यूरेनियम भी मिला है। आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट प्लेस, मुझे कौन कमेंट्स बताएगा, रुको। नवलगढ़ के पास में आता है यार, नाम भूल रही हूं मैं, बट वहां पर यूरेनियम भी मिला है, तो उसकी भी माइनिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनकी भी माइनिंग होती है, मार्बल वगैरह की माइनिंग हो रही है। तो अदरवाइज पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पर पानी की जरूरत है, एंड दैट इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड बाय हीराकुड बराज। इसकी जरूरत ईयर राउंड अवेलेबिलिटी जो है यमुना के पानी की, वो यहां तक पहुंच सकती है। 2 डैम्स हैं, रेणुका जी और लखवारार, ये दोनों डैम्स भी हीराकुड बराज तक पानी लाएंगे और राजस्थान के शेखावाटी रीजन को पानी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान ने सोशल सिक्योरिटी पेंशन 1300 रुपए महीना कर दी है। पहले कितनी थी, 1250 रुपए। यही न्यूज है। तो राजस्थान की मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट 2023 के अंतर्गत पहले जो मिनिमम सोशल सिक्योरिटी पेंशन मंथली मिलती थी वो 1250 रुपए थी, अब उसको 1300 रुपए मंथली कर दिया गया है। और ये इफेक्टिव है 1 जनवरी 2026 से, और फरवरी 2026 में जुड़ के पैसे आ जाएंगे। किसको मिलेगा, किसको बेनिफिट मिलेगा, ओल्ड एज पेंशनर्स को, विधवाओं को, और सिंगल वुमेन जो होती हैं, डिवोर्स वगैरह इसमें आ जाता है, सिंगल मदर्स आ जाती हैं, वो सारी आ जाती हैं उनको, जो डिसेबिलिटी से ग्रस्त लोग हैं उनको, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, यानी कि वो फार्मर्स जिनके पास में 2 हेक्टेयर से लैंड कम है। ठीक है, तो 2 हेक्टेयर से अगर कम आपके पास में लैंड है तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा, और इस चीज के लिए 91 लाख पेंशनर्स राजस्थान में रेडी हैं। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। फिस्कल इंपैक्ट इसका देख लेते हैं। 550 करोड़ रुपए साल का एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा, लेकिन जो भारत सरकार का जो एक शपथ है कि भाई नो मैन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, किस चीज के लिए, अंत्योदय के लिए, तो उसका एक तरह से सपोर्ट होता है। जो वल्नरेबल और नीडी पॉपुलेशन है वो यहाँ पर
सपोर्ट कर सकती है और उनको डिग्निफाइड लिविंग स्पेंड करने का एक मौका मिलेगा। राजस्थान के लिए क्या इंप्लीकेशन है, ये एक वेलफेयर बेस्ड मॉडल है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, तो बाय डिफॉल्ट राजस्थान इज अ वेलफेयर स्टेट, तो हम किसी को पीछे सफर करने के लिए नहीं छोड़ सकते, भूखे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो अगर सहायता राशि से हेल्प मिलती है, फर्क पड़ता है, तो उनको सहायता राशि मिलनी चाहिए। और ये 1250 से 1300 रुपए मंथली कर दी है। आई मीन आई डोंट नो 50 रुपए से इतना फर्क पड़ता है क्या, मतलब जिनके पास में खाने पीने के भी क्वेश्चन में है, प्रॉब्लम सर्वाइवल का है, तो पड़ता है। ओके, सोशल सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है वीकर ग्रुप्स की वो इंप्रूव होगी, उनकी बजटरी स्पेंडिंग कैपेसिटीज बढ़ेंगी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्लिगेशंस जो हैं उनमें भी ध्यान देंगे। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। राजस्थान का वीकली करंट अफेयर्स इज डन। नेक्स्ट मंडे को मिलेंगे विद मोर सच न्यूज, और नेक्स्ट मंडे के साथ में ही ट्यूसडे और वेडनेसडे को एक दिन मैं स्पोर्ट्स का फिक्स कर रही हूँ। मंथ में 8 से 10 बार ऐसी कोई ना कोई एक आधी स्पोर्ट्स की न्यूज आ जाती है, और आपके प्री एग्जाम में स्पोर्ट्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो विल कंसिडर दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास।